चलो बच्चों, ये तुम्हारा बुकलेट का क्वेश्चन है। एक रॉड है और एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट ऐसे रखा हुआ। अगर सरफेस स्मूथ होता तो ये ऐसे नहीं रहता, इक्विलिब्रियम नहीं रहता, क्या करता है स्लाइड कर देता। कुछ कलर स्मूथ नहीं है, कुछ रफनेस है, इनफैक्ट दोनों रफ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू फॉर बोथ सेम। ओके, और ऐसा सवाल हमने जब टॉर्क समझाए थे तो लिए थे, लिया था ना ऐसा? यस सर। हमने पूछा था कि टॉर्क लिखो अलग अलग पॉइंट पे बाउंड। तो इस पॉइंट पे इसका टेंडेंसी बच्चों कॉमन सेंस से कहोगे कैसे स्लाइड करने का होगा, तो ये पॉइंट इधर जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन F1 है ना, इस पे भी ऊपर लगेगा क्योंकि इसका नीचे आने का टेंडेंसी है। और यहाँ पे नॉर्मल लगेगा सपोज N1 और यहाँ पे N2, ठीक है। और बॉडी भी इक्विलिब्रियम में पूछा है मिनिमम म्यू साइड है ना, कि म्यू कम से कम कितना हो कि ये इक्विलिब्रियम स्लिप में। तो जब हम कहेंगे कि जस्ट अबाउट टू स्लिप है तो ये F1 जो होगा कैन बी राइट दिस विल बी म्यू N1 और F2 कितना कह देंगे, क्यों? बिकॉज ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जस्ट इससे कम म्यू हो जाएगा तो ये स्लाइड कर जाएगा, ठीक है ना। अब हमें इक्विलिब्रियम है बच्चों, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, ये सब लिखेंगे। अगर हम बात करें नेट फोर्स जीरो का तो x डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो और y डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो। तो क्या क्या इक्वेशंस लिखेंगे फॉर x डायरेक्शन बच्चों? फॉर x डायरेक्शन n2 इज इक्वल टू f1 है ना, n2 इज इक्वल टू f1 एक इक्वेशन। और क्या लिखेंगे? n1 प्लस f2 n1 प्लस F2 that is equal to N1 plus F2 that is equal to mg, mg लग रहा है सेंटर। ये इक्वेशंस लिख लिया और इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। F1 कितना है? म्यू N1, ठीक है ना, और F2 कितना है? म्यू N2 F2। ओके, यहां से ये पुट कर दें, सो 1 and 2 को मिला दो तो जाएगा N1 प्लस म्यू और N2 का वैल्यू ये लिख लेते हैं इनटू म्यू N1, चलेगा, दैट इज इक्वल टू। तो यहां से क्या इक्वेशन आ जाएगा बच्चों? 1 प्लस म्यू स्क्वायर N1 दैट इज इक्वल टू mg से लिख रहा हूं, कहीं कोई गड़बड़? N1 आ जाएगा mg बाई 1 प्लस ये N1, लेकिन यहाँ से म्यू तो निकला नहीं, एक और इक्वेशन चाहिए हमें। तो अभी तक तो हम लोग क्या किए, सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंसीडर किया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंसीडर नहीं किया। तो टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट लोगे नेट टॉर्क विल बी जीरो, है ना। तो कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो बच्चों। अब चूंकि n1 हमने निकाल लिया तो लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट किसका किसका टॉर्क है? n1 का टॉर्क है, n1 का टॉर्क और इक्वेशंस लिखो, यू विल गेट द इक्वेशंस और इसको यूज कर लोगे आ जाएगा। ट्राई let's consider rotational equilibrium है ना। कोई भी पॉइंट ले लोगे, अभी जो n1 हमने निकाला है तो क्या लेते हैं, इस पॉइंट के अबाउट लेते हैं। नाम देता हूं यहाँ पे b, यहाँ पे a, अबाउट b। चलो अब इसको सॉल्व करो।
you talk about B point, N2 का टॉर्क 0, F2 का टॉर्क 0, बचा किसका F1 का, N1 का और mg का। तो देखो mg का टॉर्क इनटू द प्लेन, F1 का टॉर्क इनटू द प्लेन और N1 का टॉर्क आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर है ना? यस। N1 का इधर हो जाएगा, तो सबसे पहले N1 का टॉर्क लेते हैं। N1 इनटू 3 अब तो ये दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, N1 into 3 N1 into 3 that is equal to mg 3/2 into 3/2 बहुत बढ़िया, अब प्लस F1 4 into F1 mu into N1, F1 mu N1 into F1 का टॉर्क R क्रॉस F है into the plane 4 हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं N1 का वैल्यू कर लेते हैं mg by 1 plus mu square into 3 that is equal to 3/2 mg plus mu divided by 1 plus mu square into mg into 4। देखो समझ में आया, mg चला गया, क्या बचा 3 1 plus mu square that is equal to 3/2 plus mu divided by 1 plus mu square into 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो 3 is equal to 3/2 plus 1 plus mu square और प्लस 4 mu। ओके, और सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 6 is equal to 3 plus 3 mu square plus 8 mu। सही लिख रहा हूँ? सही है बच्चों? दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, इस तरफ ले लो 3 mu square plus 8 mu minus 3 that is equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं नहीं है, देखो चेक कर लो। 3 mu square plus 8 mu minus 3, तो mu इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 8 माइनस 3 mu square माइनस 8 प्लस रूट ओवर b स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 4 a into c divided by 6। माइनस का तो होगा नहीं, नेगेटिव हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस 8 प्लस रूट ओवर 64, मतलब 4 कॉमन ले लिया, 4 into 25 आ जाएगा, 4 into 25 डिवाइड बाई 6, 2 into 5 10 है ना, तो 2/6 that is equal to 1/। क्लियर? देखिए सॉल्यूशन था थोड़ा सा बड़ा हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, इतना तो जेल में आराम से करना था। लेक्चर में क्या सवाल किया था लास्ट, क्या था पोलियो लग गया था स्कूल वाला चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं शायद समझाया था पिछला क्लास में, बहुत दिन हो गया तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ। बच्चों एक पुली है, बट ये पुली आइडियल पुली नहीं है, हालांकि ये फ्रीली रोटेट कर सकता है इस एक्शन के अबाउट, बट इसका कुछ क्या है, मास है, मास है तो इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, सपोज आई। ओके, अगर मान लो कह दिया जाए कि पुली को एज ए डिस्क समझना है तो आई ले लेंगे mr²/2, अदरवाइज आई दिया रहेगा, नहीं कुछ दिया हुआ तो mr²/2। सपोज m1 अभी है तो ये नीचे आना एक एक्सेशन से, ये भी ऊपर जाएगा एक एक्सेशन से, और दिया रहेगा स्ट्रिंग इट्स नॉट स्लिपिंग ओवर
ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं कनेक्टेड? अच्छा 7 बच्चे कनेक्टेड हैं। आयुष, निमकर, सोहम आ गया। श्रेय, कार्तिक, शानिका नहीं आई है, संस्कृति। चलो सोहम कनेक्टेड है या नहीं है? यस सर। हाँ या ना बोल दो यार, भरोसा नहीं होता। हाँ सर कनेक्टेड हूँ। कनेक्टेड है। हेलो। बोल रहा है। अच्छा आवाज मेरा म्यूट था मतलब। ठीक है अभी आ जाएगी आवाज। हाँ सर तो कनेक्टेड हूँ। हाँ हाँ आ गया। तो आता नहीं तो मजा नहीं आता है पढ़ाने में। एक सेक्शन से नीचे जा रहा है, ये ए से ऊपर जा रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो इसका कंडीशन क्या है? सपोज ये रोटेट करा इधर अल्फा से, तो डिस्क के इस पॉइंट का एक्सेशन कितना होगा? सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से अल्फा इंटू आर, आर रेडियस हो गया। और स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एक्सेशन क्या है? ए। क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही, दैट मींस दोनों पॉइंट का एक्सेशन सेम टेंजेंशियल डायरेक्शन में। सुनना, दोनों पॉइंट का एक्सेशन सेम किस डायरेक्शन में? टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसकी बात आगे करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू अल्फा। और इक्वेशंस लिखा था, क्या इक्वेशंस लिखा था? सबसे पहले इसका न्यूटन्स लॉ m1g माइनस, लेकिन यहाँ पे t क्या बताया था? दोनों में डिफरेंट होगा बच्चों। क्यों डिफरेंट होगा? आशीष बताओ क्यों डिफरेंट टेंशन होगा? इक्वल क्यों नहीं होगा? क्यों जरूरत है डिफरेंट टेंशन का? हाँ फ्रीली रोटेट कर रहा है, बट इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई है और अल्फा भी है। जब तो नेट टॉर्क कितना लगेगा? आई इंटू अल्फा चाहिए। अगर टी इक्वल हो गया तो नेट टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। इसलिए किसका टॉर्क इधर रोटेट करे, दैट मींस नेट टॉर्क इस डायरेक्शन में चाहिए, है ना? T1 का ज्यादा होगा। क्लियर अर्चिसा? m1g माइनस t दैट इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ, ये तो न्यूटन्स लॉ है m1 है। अब हम लोग लिखेंगे इसका, अब रोटेशन वाला कांसेप्ट, T1 का टॉर्क, यहाँ T1 का टॉर्क T1 into r माइनस T2 into r दैट इज इक्वल टू I अल्फा, है ना? इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं बच्चों। T1 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू जो भी I है अल्फा को a by r, ये आ गया तो a by r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। और तीसरा इक्वेशन बच्चों इसके लिखेंगे, क्या लिखे जयदीप? T2 minus mg is equal to m2g दैट इज इक्वल टू, है ना? कितना आसान सा है ये। न्यूटन्स लॉ लिखने भी आ गया, टॉर्क लिखने आ गया। अब क्या करना है? तीनों को ऐड कर दो। दिस इज इक्वेशन 3, ऐड कर दोगे देखो T1 जाएगा, T2 जाएगा, G कॉमन m1 है ना? m1g माइनस देखोगे m1 प्लस m2 प्लस I by into a। Is it clear? This implies a is equal to आ जाएगा बच्चों m1 minus m2 g upon m1 plus I by r, है ना? तुम यहाँ से देख सकते हो, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो न्यूटन्स लॉ से। न्यूटन्स लॉ में ये पूरी मासेस लेते थे, तो हमने डायरेक्टली एक्सेशन का बताया था शॉर्टकट फंडा कि नेट ड्राइविंग फोर्स m1 minus m2g, m1g जा रहा है इधर, m2g जा रहा है इधर, है ना? नेट ड्राइविंग फोर्स है डिवाइड बाय टोटल मास। लेकिन यहाँ पे टोटल मास में इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? पुली का भी कंसेप्ट आ जाएगा। पुली का भी एक मास कंसीडर करना पड़ेगा। अगर पुली का मास कितना कंसीडर करें तो I बाई, ये भी मास का टर्म है ना? क्लियर? समझ में आई? लिख लिया बस ऐसे तो ठीक है। तो एक सवाल मैं देता हूँ, देखते हैं कितना जल्दी बच्चा हमारा आंसर करता है। सपोज एक पुली है बच्चा, है ना? और सपोज जेई मेल में आ गया ये सवाल,
मान लो इसको डिस्क जैसा ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी देता हूँ बच्चों, मान लो स्मूथ सरफेस, स्मूथ इक्वल टू 0। पूछा जाए कितना टेंशन होगा इसमें, मान लो यही टेंशन निकालेंगे, ठीक है, या एक्सेशन निकालना या कुछ भी करते हैं। तो देखते हैं कितना क्विकली तुम लोग सॉल्व कर सकते हो इसको। हम बेसिक से सॉल्व कर लिए तो न्यूटन्स लॉ का कांसेप्ट। बच्चों यहाँ पे नेट ड्राइविंग फोर्स बच्चों mg है कि 2mg है कि 3mg है, कौन मूव कराने वाला है? 2mg। ये mg मूव कराने वाला है क्या? इसका कोई रूल नहीं। चल मैं न्यूटन्स लॉ में बताता हूँ। ये mg को तो कौन बैलेंस कर रहा है? तो ये मूव कराने वाला जो फोर्स है जो हमने डिफाइन किया था, ये अपना शॉर्टकट 2mg। 2mg जो फोर्स मूव कर रहा है उसके कारण ये एक्सेशन a से जा रहा है, ये भी a से जा रहा है और ये रोटेट भी कर रहा है अल्फा से। अल्फा इक्वल टू a बाई r होगा। तो डायरेक्टली मैं लिखूं नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास में 2m प्लस इसका मास m प्लस पुली का भी मास कंसीडर करेंगे, मतलब इक्विवेलेंट मास। मास कितना लिखेंगे? I बाई r स्क्वायर। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन बहुत क्योंकि हमने लिख लिया, कितना आ जाएगा? 2mg डिवाइड बाई m बाई 2। So नेट ड्राइविंग फोर्स में 2m माइनस mt करेंगे। हाँ यही तो बता रहा था ना, ये mg जो है नॉर्मल कैसे का, ये mg को प्रोड्यूस कर रहा है मोशंस में, चला रहा है नहीं नहीं, ये तो पढ़ाया था, करवाया था न्यूटन्स लॉ का, देखते हैं। अगर मान लो जैसे मैं ऐसे लिख दूं, मैंने बहुत सारे सवाल करवाए थे न्यूटन्स लॉ। जैसे सपोज ये m1 है ना, और बच्चों ये m2 है, इंक्लाइन प्लेन पे है, और मैं पूछ दूं कि यहाँ पे बताओ कितना है एक्सेलरेशन, ठीक है, सपोज ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन, तो नेट ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे कितना बताएंगे? m1g चाह रहा है कि ये मूव करे इधर, और m2g चाह रहा है या m2 का कंपोनेंट चाह रहा है? m2 का कौन सा, cos थीटा या sin थीटा? sin थीटा मूव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो m1g और m2g अपोजिट डायरेक्शन में चाह रहा है ना, तो माइनस m2g sin थीटा, दिस इज नेट ड्राइविंग फोर्स। समझ में आइए, बुक में नहीं मिलेगा। डिवाइड बाई यहाँ पे पूरी मासलेस ले लो, पुली का मास लेंगे, यहाँ पे करते हैं प्लस आई बाई आर, ठीक है, समझा क्या? और कुछ क्लियर? तो एक्सेशन आ गया बच्चों, एक्सेशन आ जाएगा 6 + 7 4g बाई 7। अगर मैंने पूछ दिया ये t कितना है तो क्या कहोगे? t इज इक्वल टू m इंटू a, है ना, m इंटू a 4g बाई 7। देखो इंटीग्रल टाइप सवाल पूछ रहे हैं। कर लिया ये? आगे बढ़ते हैं।
और सपोज एक डिस्क है, ठीक है, और इस पे क्या करते हैं, ऐसे रैप कर दिया स्ट्रिंग, ताकि कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन का भी अच्छी बनाम दिया हुआ है, कैसे सवाल कर सकते हो, ऐसा दिया हुआ है। एक डिस्क में क्या कर दिया है, स्ट्रिंग रैप कर दिया है और लगा दिया, तो क्या होगा बच्चों, ये नीचे भी आएगा और रोल कर दिया, हालांकि कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन का है, बट अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट इतना क्लियर हो गया तुम्हारा, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये नीचे भी आ रहा है और अनरैप होते हुए नीचे आ रहा है ना। तो इसका एक्सेशन बच्चों ये नीचे आ रहा है, सपोज ए से आ रहा है, और इसमें एंगुलर एक्सेशन भी होगा, क्या दिख रहा है, डायरेक्शन सही लिखा? यस यस सर, आई सी। अब बताना ये स्ट्रिंग का पॉइंट मूव कर रहा है या फिक्स्ड है? फिक्स्ड है ना, तो ये पॉइंट फिक्स है, जो स्ट्रिंग का ये पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। अगर मैं कहूं कि डिस्क का ये पॉइंट, डिस्क के ये पॉइंट का दो एक्सेशन है, यहां से कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन का भी कांसेप्ट समझ में आ रहा है, जो हम लोग आगे और डिटेल में बताएंगे, यही चीज है, तुम अभी समझ सकते हो। ये पॉइंट के पास दो एक्सेशन है, ये नीचे भी आ रहा और एक ट्रांसलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग और एक रोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ट्रांसलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों क्या हो जाएगा, इसका एक एक्सेशन इधर है ए, और रोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेशन है इसका इधर कितना, अल्फा इंटू और 80 जो होता है अल्फा इंटू। अब डिस्क के इस पॉइंट का दो एक्सेशन, स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एक्सेशन 0 है, तो डिस्क के इस पॉइंट का एक्सेशन क्या होना चाहिए, 0, बिकॉज स्ट्रिंग जो है स्लिप नहीं कर रहा। तो क्या कहेंगे यहां से, ए इक्वल टू, आई बात समझ में है ना। ये कह रहा है कि स्ट्रिंग ऐसे रैप है, इसको छोड़ दिया, ये नीचे आ रहा है, अनरैप होते हुए स्ट्रिंग इज नॉट स्लिपिंग, तो दिस विल बी द रिलेशन। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पे इक्वेशंस लिखते हैं। इसका ट्रांसलेशन मोशन अगर देखा जाए तो कौन सा लग रहा है, mg, ठीक है, mg नीचे और t ऊपर, mg माइनस t, दैट इज इक्वल टू m into a। ये इक्वेशन किसका हो गया बच्चों, ट्रांसलेशन का, और ये रोटेट भी कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो मैं बता रहा हूँ ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशंस का है, इसके कांसेप्ट और बाद में बताऊंगा, बट अभी तुम्हें समझ में अभी भी आ जाएगा। इसके बाद हम टॉर्क ले लेते हैं, ठीक है ना, इसके अबाउट टॉर्क, तो टॉर्क हो जाएगा बच्चों mg का टॉर्क 0, t का टॉर्क, तो t into r, दैट इज इक्वल टू i अल्फा, ये डिस्क कैसे प्रूफ, i कितना हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा, a by r, डायरेक्टली यूज कर लो, तो यहाँ से t r चला जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, r चला जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो ये t गया बच्चों, क्या आ जाएगा, mg इज इक्वल टू ma प्लस m by 2a, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2g by 3। मुझे याद नहीं आ रहा है, इसके पहले हम लोग इसका डिस्कस किया था क्या, ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको हिंज कर दिया था, इसको कट किया था, इसके सेंटर मास एक्सटेंशन हिंज फोर्स ये सब कर दिया था। तो बच्चों हम लोग ने अभी जितने सवाल कर रहे थे उसमें सारे में था रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, ये कंबाइंड ट्रांसलेशन का ले लिया, बिकॉज़ मैं अभी एक होमवर्क दूंगा एक्सी वर्मा का यहाँ से यहाँ करने में, तो उसमें एक सवाल है इसलिए ये करवा दिया।
आगे बढ़ो। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए प्योर रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस के बाद प्योर रोटेशन होता है, तो हमें क्या करना होता है बच्चों, हमें जिसके अबाउट रोटेट कर रहा बॉडी उसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे सारे फोर्सेस का, और टॉर्क इज इक्वल टू उसके अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो आई इनटू अल्फा है ना। जिससे अभी पुली था, पुली रोटेट कर रहा था, बॉडी तो मूव कर रहा था, उसका तो ट्रांसलेशन मोशन लिखा था, रोटेशन किसका लिखा, पुली का। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ वर्क डन, क्योंकि वहां भी ट्रांसलेशन मोशन में दिखा, वर्क डन टू बच्चों, जिससे हम लोग जानते हैं कि वर्क डन dW इज इक्वल टू होता है F डॉट ds, है ना, F डॉट ds। फोर्स वर्क करता है, तो क्या टॉर्क भी वर्क करेगा? क्या गेस कर सकते हो बच्चों? टॉर्क के टर्म में लिखें dW इज इक्वल टू क्या लग रहा है बच्चों, टाउ नहीं, जो रोल फोर्स का वो रोल यहाँ पे टॉर्क का, जो रोल यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट का वो रोल यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? लिखो। अब टॉर्क वर्क करेगा तो ये वर्क कहाँ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में जा सकते हैं। और चलो एक सवाल लेते हैं, एक डिस्क, ठीक है, और उस पर एक फोर्स लगाना है F मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, बट ऑलवेज टेंजेंशियल। क्या करें? ऑलवेज टेंजेंशियल एक्सिस लगा रहे। तो यहाँ पे लगा रहे बच्चों, तो ये जैसे ही लगाया तो ये रोटेट कर जाएगा, इसके बाद ये रोटेट कर सकता है। तो है कि ऐसे लगा रहे, ये रोटेट करा, वन फुल रोटेशन हुआ। क्या हुआ? वन फुल रोटेशन। तो निकालना है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, और ये सपोज मास m है और रेडियस r है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द डिस्क। इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं और वर्क ऑफ एनर्जी के कांसेप्ट से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं इस पे टॉर्क कितना लग रहा है, मैं वर्क ऑफ एनर्जी के कांसेप्ट से जानना चाहता हूं, तो कहेंगे टॉर्क जो लग रहा है वो लग रहा है बच्चों कितना, F into R। एक फुल रोटेशन किया है, एक फुल रोटेशन किया है, तो थीटा कितना हुआ? 360। सो वर्क डन बाय द टॉर्क क्या आ जाएगा बच्चों? फोर्स कांस्टेंट है, टॉर्क कांस्टेंट है, तो F into R into दिस विल बी द वर्क डन, है ना। ये कैपिटल ओमेगा नहीं, W लिख रहा है ना, W। वर्क डन इतना हो गया, तो ये वर्क डन कहां गया होगा? तो हाफ आई एंगुलर वेलोसिटी का माइनस, ऐसे कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा सवाल बुकलेट में है, देखो बुकलेट का सवाल बड़ा अच्छा सवाल है।
हाँ बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। ये निकालो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 64। हमारे पास बुक में है ना, मैं बता रहा हूँ। ये कर लोगे काइनेटिक एनर्जी वाला तो बहुत आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। चलो शायद पढ़ना, मैं सवाल कर रहा हूँ, तुम लोग फिर कोशिश करना। मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या है, बट आइडिया क्या है वो बता रहा हूँ। और बच्चों एक रॉड है जो कि नॉन यूनिफॉर्म, रॉड नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे लाइक सपोज ये है नॉन यूनिफॉर्म है, तो बच्चों इधर मास कम और इधर मास ज्यादा, तो सेंटर ऑफ मिडिल से सपोज एक तरफ है, मुझे नहीं पता, सपोज मैं कहूँ कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ अब बी के तरफ है ना, क्या है बी के तरफ, ठीक है। केस 1 ले रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझना है। केस 1 इस पे एक फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स हमेशा क्या है टेंजेंशियल, रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर, और यहाँ पे हिंज है ए पॉइंट, ठीक है। और केस 2 में क्या है बी के अबाउट हिंज है और फोर्स ए पॉइंट पे लग रहा है। फोर्स ए पॉइंट पे लग रहा है, क्लियर। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, F is always, लिख लो डायग्राम ड्रॉ करो, F is always perpendicular to rod. F is always perpendicular to rod. बताना बच्चों दोनों केस में, यहाँ से ऑटो पे रेजोनेंस का नंबर दिख रहा है, होते हैं इस रोड पे 700 ऑटो में नासिक में लगवा है, मैंने ही लगवाया। अभी बच्चे तो आ नहीं रहे। तो स्कूल के बाद 5 मिनट बाद में पढ़ते हैं, स्कूल के बाहर हमारे आप वही करते हैं, छोटे-छोटे छोटे-छोटे प्राइवेट स्कूल छूटने पर
बच्चों इसमें पूछा जा रहा है ये, बताओ दोनों केस में टॉर्क सेम है या डिफरेंट? टॉर्क इन केस 1 अबाउट फिक्स्ड एक्सिस एंड टॉर्क ऑफ 2, बताओ क्या होगा बच्चों, इक्वल या डिफरेंट? इक्वल होगा। टॉर्क क्या होगा? F into L, F into L। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो सवाल ये था, पहला सवाल क्या हो रहा है, टॉर्क दोनों पे क्या लग रहा है? इक्वल लग रहा है। तो दूसरा सवाल, आफ्टर वन फुल रोटेशन या आफ्टर चार्जिंग इक्वल एंगल, दोनों कह सकते हैं, आफ्टर वन फुल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी 1 है और सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड 2 है, बताओ ये दोनों क्या होगा, इक्वल या डिफरेंट? बोलो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कि क्या करें आफ्टर वन रोटेशन इक्वल होगा। कैसे बताओगे इक्वल होगा? कहेंगे बच्चों दोनों ने टॉर्क सेम है और एंगल सेम चला है और डन सेम रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। इज इट क्लियर? है ना कांसेप्ट, काइनेटिक एनर्जी कांसेप्ट से। चलो तीसरा सवाल लेते हैं बच्चों, अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या लग रहा है बच्चों, क्या रहेगा? दोनों का अल्फा सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? केस 1 में देखना सेंटर ऑफ मास दूर है। हाँ सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो जाएगा बच्चों। किधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस केस में ज्यादा होगा? फर्स्ट केस में, बिकॉज़ सेंटर ऑफ मास दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। टॉर्क सेम है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क सेम तो अल्फा डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज़ आई डिफरेंट। समझ में आ रहा है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब आई फर्स्ट केस में ज्यादा है, I1 ज्यादा तो अल्फा 1 कम, ऐसा हो जाएगा क्या? बोलो क्लियर? सर I1 I ज्यादा तो अल्फा तू तो पिटाएगा यार। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क क्या है? सेम। ये तो देखा ना, जब टॉर्क सेम तो आई इंटू अल्फा सेम, तो आई ज्यादा हो जाएगा तो अल्फा कम हो जाएगा। क्या आशीष क्लियर? अच्छा बच्चों यहाँ पे मैं पूछूंगी, एक फुल रोटेशंस करने में टाइम पहले वाले को लगा t1 और दूसरे को लगा t2, तो क्या हो जाएगा? टाइम का क्या कहेंगे, इक्वल या डिफरेंट? डिफरेंट होगा सिंपल, क्योंकि अल्फा जिसका ज्यादा रहेगा उसका टाइम कम होगा। थीटा 1 फुल रोटेशंस किया, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा 1 छोटा है ना, T1 ग्रेटर तो टाइम ज्यादा लगेगा। T1 ग्रेटर देन T1 T2 क्या समझ में आया? 1 फुल रोटेशन करने में टाइम क्या लगेगा? मैं पूछूं 1 फुल रोटेशन के बाद एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा 1 है और दूसरे का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है। एंगुलर वेलोसिटी 1 फुल रोटेशन के बाद 1 फुल रोटेशन के बाद एंगुलर वेलोसिटी, बिकॉज़ सर हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, है ना? थीटा तो सेम है क्योंकि 1 फुल रोटेशन कर रहा है, तो जिसका अल्फा ज्यादा उसका ओमेगा, दैट मींस ओमेगा 2 विल बी ग्रेटर देन। क्या ये क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चों
आयुष निमकर, आयुष तो फाइनली किधर जा रहा है, नासिक रोड या उधर? से काइनेटिक एनर्जी से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसका ओमेगा कम ही होने वाला काइनेटिक एनर्जी हम लोग प्रूव किया था सेम, तो हाफ आई, है। ओमेगा तो जिसका आई ज्यादा तो उसका ओमेगा कम हो जाएगा। ठीक है ना। अब यही सवाल बच्चों अगर सपोज ऐसे कर दे कि अभी टी इक्वल टू 0 पे मैंने स्टार्ट किया और कुछ टाइम टी पे, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो रहेगा किसी पर्टिकुलर टाइम टी के बाद, तो क्या कहेंगे काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो होगा? हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी इसको कंपेयर करेंगे अभी आई ओमेगा स्क्वायर होता है, आई ज्यादा है तो ओमेगा कम हो जाएगा, उसका आई कम तो ओमेगा अल्फा ए सब नहीं कर सकता है ओमेगा स्क्वायर। चलो लिख लिया। तो अगर इक्वल टाइम में पूछा था तब क्या करते काइनेटिक एनर्जी के बारे में, इक्वल टाइम, सब सपोज टी टाइम बाद दोनों का काइनेटिक एनर्जी में कंपेयर करना, जिसने ज्यादा तो टॉर्क तो दोनों का सेम है, लेकिन एक ने ज्यादा थीटा चला और एक ने कम चला, तो जो ज्यादा चला उसमें वर्क डन ज्यादा हुआ होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। इक्वल टाइम में अगर पूछा जाए तो ठीक है ना। तो अब ये सवाल बुकलेट में कर लेना, अब डाउट नहीं पूछना, उसमें हमने काफी सारे कंसेप्ट बता दिए। तो अब बच्चों हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने टॉर्क पे काफी टाइम दिया था, यहाँ पे हम टाइम कम देंगे। बहुत यूजफुल कंसेप्ट है। कुछ समझो, जैसे अभी तक जितना मैकेनिक्स पढ़ा ना, सबका कुछ ना कुछ रिलेशन है, जैसे न्यूटन्स लॉ है ना। सबसे पहले तो इनफैक्ट हम लोग जैसे मास का कंपैरिजन किया कि मास क्या होता है, तो यहाँ पे टॉर्क निकाला, क्योंकि न्यूटन्स लॉ में समय मास चाहिए था ना, तो वहां पे तो कुछ डील ही नहीं किया था, बट यहाँ पे सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डील किया, फिर डिस्कस किया टाउ इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा, और उसमें हमने डिस्कस किया था रोटेशनल इक्विलिब्रियम। न्यूटन्स लॉ में भी हम लोगों ने पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे कांसेप्ट डिस्कस किया था, जब रेस्ट में जब अल्फा 0 मतलब एक्सेशन 0 है तो क्या होगा, यहाँ पे भी डिस्कस किया जब इक्विलिब्रियम में अल्फा 0 है तो क्या होगा, ऐसे कैसे, फिर डिस्कस किया कुछ अल्फा है रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वहां पे पढ़ा था वर्क ऑफ एनर्जी में, यहाँ भी हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एनर्जी कंजर्वेशन वहां भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा, ठीक है। वहां भी वर्क डन पढ़ा है, यहाँ भी वर्क डन थोड़ा सा डिस्कस किया, क्लियर। यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां पे जब सेंटर ऑफ मास में आए थे तो एक टर्म डिफाइन किया था बच्चों, लीनियर मोमेंटम, है ना। देखो रोटेशन में सब चीज जितना उधर पढ़ा है सब का एनालॉग उधर है, बाकी कंसेप्ट तो है ही, उसके साथ एक और चीज है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम का एनालॉग, जैसे फोर्स का एनालॉग कौन था, टॉर्क, तो वैसा ही है। सपोज कोई पार्टिकल है, मास m है, इसका वेलोसिटी सपोज v है ना, इसका एक लीनियर मोमेंटम p जो डिफाइंड है दैट इज m।
अभी हमें पार्टिकल ले लो, छोटा सा पार्टिकल। अब मान लो कोई पॉइंट है, सपोज इस पार्टिकल का इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंट का डेफिनेशन होता है बच्चों r क्रॉस p and we denote it by L r cross just like torque of a force कैसे डिफाइन था r क्रॉस। तो टॉर्क हम लोग बोलते थे बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स शायद ये बताया था। मोमेंट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, मोमेंट इज रिलेटेड टू, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस आ गया। मोमेंट ऑफ फोर्स को बोलेंगे क्या, टॉर्क, ठीक है ना। वैसे ही अगर यहाँ पे पूछा जाए कि एंगुलर मोमेंटम को, अगर लैंग्वेज वैसे मेडिकल में तो यही पूछ देता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, moment of linear momentum is called angular momentum. Is it clear? इसे देखो मोमेंट क्यों, सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, तो वहां पे क्या मोमेंट ऑफ मास, मास और डिस्टेंस में रिलेशन, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया। मोमेंट और फोर्स का रिलेशन को क्या बोल दिया, टॉर्क। मोमेंट एंड लीनियर मोमेंटम उसको क्या बोल देंगे, ये एग्जैक्टली बच्चों टॉर्क की जैसा है नहीं। डेफिनेशंस भी L is equal to R क्रॉस P, tau is equal to R क्रॉस F। तो हमने डिफाइन किया था पहले, क्या डिफाइन किया था, एक फोर्स का एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क, फिर बताया था एक फोर्स का एक्सिस के अबाउट टॉर्क, बताया था, क्लियरली एक्सप्लेन किया था। मैंने बोला था बच्चों यहाँ पे चल रहे हैं हम पैसेंजर के स्पीड से, एंगुलर मोमेंटम चलेंगे एक्सप्रेस के स्पीड से, फटाफट निकालेंगे। तो जो चीजें यहाँ थी बच्चों यही यहाँ भी वही है। क्लियर, लिख लो यहाँ तक लिखो। एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड एज r क्रॉस p। एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है या नहीं, एक्सियल वेक्टर है। इसका भी डायरेक्शंस कैसे लेंगे बच्चों, r क्रॉस p, r क्रॉस p। यहाँ पे देखो एक्सिस कहलाओ। तो ये बड़ा यूजफुल कांसेप्ट सीखने वाले हैं। एंगुलर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास में पहले लीनियर मोमेंटम डिफाइन किया था, फिर लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल डिस्कस किया था, वही चीज यहाँ भी पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या हुआ सर, दोनों लिख लिया। तो अभी जो डेफिनेशन दिया, क्या दिया, एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट कैसे डिफाइन है बच्चों, उस जिस पॉइंट पर जाए वहां से उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर और क्रॉस p मोमेंट। अब इसको हम लोग लिखेंगे, मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूं, L is equal to R क्रॉस P, इसको लिखेंगे R P sin थीटा और कुछ भी एक यूनिट वेक्टर n कैप। n कैप कैसा यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू R as well as P, in fact perpendicular to plane of R and P। यही होता है ना, Yes, मतलब टॉर्क की तरह ही परपेंडिकुलर। Yes, plane of R and R और P मिलके जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर की क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी इतना आता है इतना। सपोज L का मुझे माइनस 2 लिखना है, तो लिखेंगे R P sin थीटा। ये मान लो पॉइंट 2 है, ये पार्टिकल है,
बच्चों पी मोमेंटम है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं बच्चों, आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में सपोज यही एंगल है थीटा, तो देखिए इस पी का दो कंपोनेंट, जैसा वहां पे पढ़ाया था, पी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना पी cos थीटा, और इधर कितना पी sin थीटा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों पी परपेंडिकुलर, है ना। आर वेक्टर के क्या है ये परपेंडिकुलर एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे पी पैरेलल। तो बच्चों बताओ एंगुलर मोमेंटम जो है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, पी sin थीटा या पी cos थीटा, परपेंडिकुलर। तो मोमेंटम का रेडियस के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट है दैट विल कंट्रीब्यूट इन एंगुलर मोमेंटम, एलोंग वाले के कारण नहीं है। जैसा हमने डिस्कस किया था टॉर्क में, फोर्स का जो रेडियस के अलोंग था कंपोनेंट को रोटेट नहीं करा रहा था, परपेंडिकुलर कर रहा था, यहाँ भी वही सिमिलर, एग्जैक्ट सिमिलर, ठीक है ना। तो r into p sin थीटा मतलब p परपेंडिकुलर, कैन वी राइट दिस r into p परपेंडिकुलर। इसको और एक तरीके से लिखा था हम लोगों ने, क्या किया था बच्चों, इस p को बढ़ा दो, इस p को लाइन ऑफ मोशंस को बढ़ा दिया, वहां पे फोर्स को बढ़ा देते, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इसके अबाउट निकालना है उसका एंगुलर मोमेंटम। तो क्या करते थे, इस क्वांटिटी को ऐसे भी कोई लिख सकता है ना, कहेगा सर मुझे r sin थीटा लिखना है इनटू एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं, ऐसा नहीं, टेंशन नहीं लेना है। सो r sin थीटा को क्या बोल सकते हैं, दिस इज r, दिस इज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, कैन बी राइट दिस इज r परपेंडिकुलर। तो लाइन ऑफ मोशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, है ना। इसको ऐसे भी बोले थे, r sin थीटा को बोल देंगे बच्चों r परपेंडिकुलर इनटू r को रिजॉल्व कर। आशीष भूल गया सब, टेंशन नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तुमने पढ़ा नहीं था शॉर्ट में, लिख लो, इतना लिखो आ जाएगा यार। सर वो एन कैप वाला सेंटेंस एक बार और बोलो। एन कैप वाला लिखा है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर, सर वो r और p xy होगा तो z पे उसका आएगा, यस परपेंडिकुलर टू r। ये क्रॉस प्रोडक्ट जब हम पढ़े थे a क्रॉस b, वही क्या चीज है, a क्रॉस, ये a क्रॉस b जो वेक्टर है वो क्या होता है, a के भी परपेंडिकुलर होता है और b के भी परपेंडिकुलर होता है, मतलब a और b मिलके जो प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर होता है। जैसे मैंने बता दूं, जैसे देखो r क्रॉस p, r और p अभी बोर्ड के प्लेन में है, तो r क्रॉस p किधर जाएगा, बोर्ड के परपेंडिकुलर, और डायरेक्शंस किधर से डिफाइंड होगा, राइट हैंड कर्ल से। राइट हैंड कैसे करते हैं, सबसे पहले a वेक्टर के अलोंग कर्ल स्ट्रेट किया, b वेक्टर के अलोंग कर्ल किया, तुमने अगर ऐसे किया तो ये कर्ल नहीं होगा, r क्रॉस इनटू द प्लेन। ये तो टॉट में भी बता चुका है। टॉर्क में बहुत डिटेल से बताया था बच्चों कि कैसे लिखते हैं टॉर्क, उसको एक बार देख लेना। आगे बढ़ूं क्या, ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को कुछ दिक्कत आ रहा है पूछ सकते हो। क्लियर है सर। आज का क्लास कितने बजे तक है मेरा, आज थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ाते हैं।
एक देखना बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल होता है, देखते हैं और बच्चे बड़ा गड़बड़ करते हैं इसमें। ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो पार्टिकल है ए जो मूव कर रहा है पार्टिकल है मूव विद कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम। पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम, है ना। किसी टाइम टी पे यहाँ पे कुछ देर बाद बच्चों यहाँ चला जाएगा, कुछ देर बाद और लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट दैट मींस इस लाइन पे मोशन कर रहा है, कभी यहाँ है कभी यहाँ है। तो इसका आप बताओ पोजीशन वेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? चेंज हो रहा है। अच्छा ये ओ के बाद सपोज एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं पार्टिकल का, ये होता है r क्रॉस t। अब इस सवाल में अगर पूछा जाए टाइम के साथ ये p क्या है? p टाइम के साथ कांस्टेंट है, p क्या हो रहा है? p क्या है टाइम के साथ? कांस्टेंट। r क्या हो रहा है? r वेक्टर वो तो वेरी कर रहा है। r क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है ना, चेंजिंग विद टाइम। लिखो लिखो तुम लोग डायग्राम करो, चेंजिंग विद टाइम। तुम लोगों से गलती करवाना है मुझे, क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग इन xy plane with constant linear momentum. Particle in xy plane moving with constant linear momentum. बच्चों ये चार ऑप्शन है। पहला सवाल तो बच्चों क्वेश्चंस में ही दे दिया कि लीनियर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट है बच्चों। कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बताओ? सब भी गलत है। चलो ए पे बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ। ए ये तो सवाल ही कर रहा है, ए इज करेक्ट। व्हाट अबाउट बी? रॉन्ग है सर। बी रॉन्ग है? यस सर। बी रॉन्ग है। व्हाट अबाउट सी? सही है सर। सही है, ठीक है ना। डी क्या कहा है? करेक्ट है सर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट origin will change with time। आर चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा ही। ठीक है, करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट है।
करेक्ट टिक कर दे, Yes. पक्का? कितने वोट हैं, कितने लोग कर रहे हैं करेक्ट है? डी ऑप्शन। कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे, कॉन्फिडेंस देखना है। सत्यजीत परेशान हो रहा है। करेक्ट है। Change होगा ना बराबर। करेक्ट है, यस टिक कर दे, Yes. लॉक कर दे। Correct. 10 लाख का सवाल है, हार गए तो 20,000 पे आ जाओगे। क्विट करना है, 40,000 मिलेंगे। खेल के देखते खेल के देखते हैं। एक्सपर्ट एक्सपर्ट एडवाइस। आपको लेंगे सर, आपको लेना चाहेंगे। चलो क्या होगा, देखो एक्सपर्ट एडवाइस पीछे से आएगा, वो पढ़ चुके हैं। बताओ क्या होगा अर्शिशा, क्या करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट है, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जाएंगे पक्का? दिस इज रॉन्ग। सर वो रैंडमली चेंज होगा। यस यस, उधर से भी आया आवाज, बहुत बढ़िया, कैच तो किया तुम लोगों ने। ये सब जो है ना, ये सब मैंने बेस बनाया था कि तुम लोग गलती करो, तुम लोग फंस जाओ, है ना। आर चेंज हो रहा देता है, ये सब जो कर रहा था वो फंसाने के लिए कर रहा था। बच्चों आर क्रॉस पी तो है ही, इसमें एग्जैक्टली बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये पी है और एक आर है, दो ही फैक्टर है। दो नहीं है एक्चुअली, ये क्या होता है, आर पी साइन थीटा। तीन होता है बच्चों, आर होता है, पी होता है और है ना। क्लियर हुआ? तो अगर मैं लिखूं एंगुलर मोमेंटम तो देखोगे एंगुलर मोमेंटम ये भी तो लिखा था ना, आर परपेंडिकुलर इनटू पी। सो पी कांस्टेंट है और आर परपेंडिकुलर की बात करें तो देखो ये आर तो चेंज हो रहा है बट आर परपेंडिकुलर लाइन ऑफ मोशन तो ये आर परपेंडिकुलर, चाहे पार्टिकल यहाँ हो चाहे पार्टिकल यहाँ, है ना। तो एक्चुअली में आर चेंज हो रहा है, यस आर इज चेंजिंग बट थीटा इज आल्सो चेंजिंग, बट आर साइन थीटा जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए एंगुलर मोमेंटम will remain constant, will not change. Clear ये? चलो लिख लो। चलो तो बच्चों मैं डायरेक्टली बोल दूं क्या, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस का, तो कैसे करेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। बच्चों ये एक्सिस है, ये कोई पॉइंट P पे कुछ पॉइंट A है जिसका कुछ लीनियर मोमेंटम है, तो जैसा टॉर्क बताया था बच्चों वैसा ही होगा सिमिलर। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस किसी पार्टिकल का, तो क्या करेंगे उस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे और क्या किया था उस पॉइंट के अबाउट उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखा है, पॉइंट के अबाउट, पॉइंट के अबाउट तो डिफाइन किया कैसे, r क्रॉस p, तो इस पॉइंट के अबाउट r क्रॉस p लेंगे और एक्सिस के अबाउट अगर पूछेगा तो उसका कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस दैट विल बी एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस। इज इट क्लियर, है ना। तो पॉइंट जैसे टॉर्क पढ़ाया था, टॉर्क अबाउट पॉइंट, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, वैसे एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, है ना। तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, अगर कोई सपोज ये पार्टिकल है और ये जो है इसका लाइन ऑफ मोशन जो है उस एक्सिस को कट करेगा, बताओ इस एक्सिस के बाद एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज अगर यही पॉइंट ले लिया तो r क्रॉस p 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, थीटा 0 है, टॉर्क एंगुलर मोमेंटम 0, तो इसके बाद एंगुलर मोमेंटम 0 इस एक्सिस के बाद तो 0 होगा ही। लेकिन अगर मैं यही पॉइंट ले लूंगा तो इसके बाद इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, लेकिन अगर ये बोर्ड के प्लेन में p और लाइन भी बोर्ड के प्लेन में, एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के बाद आएगा जो इधर आएगा, तो अलग अलग पॉइंट के बाद इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है बट उसका कंपोनेंट अलोंग दिस एक्सिस 0। क्लियर ये? तो बच्चों जब सवाल करोगे तो समझ में आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं,
एक सवाल से ही, क्वेश्चन से ही ये दोनों, ये जो सवाल है एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट क्या होता है और एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस क्या होता है, एक क्वेश्चन से, वो भी जेई के सवाल से कंसेप्ट को क्लियर करता है। ठीक है, अगर ये लिखना है तो लिख सकते हो थ्योरी के लिए, मैंने पढ़ा दिया है, मैंने बोल भी दिया है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस क्या लिखोगे, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, then take its component along the axis, that is angular momentum about the axis. नोटबुक में लिख लो कि सर ने मेंशन किया, अदरवाइज तुम लोग को पढ़ाए। अब ये सवाल को स्टार मार्क लेना, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, जो सवाल ले रहा हूं। This is a conical pendulum, ठीक है, ये हमने सर्कुलर मोशंस में पढ़ा था, कॉनिकल पेंडुलम लिया था, टॉप फोर्स लिखा था। तो बच्चों कॉनिकल पेंडुलम है, सपोज ये एंगल थीटा है और ये v वेलोसिटी रोटेट कर रहा है, अगर मान लो इसका क्या है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये रेडियस सपोज r ले लेता हूं, ये l है, इसमें तीनों ने दिया रहेगा, या तो l थीटा दिया रहेगा या r l दिया रहेगा। तो अगर मान लो ओमेगा दिया हो बच्चों, तो v को ओमेगा की तरह लिखें तो क्या लिखेंगे, ओमेगा। सो पार्टिकल का मोशन कैसा है, पार्टिकल का मोशन कैसा है बच्चों, सर्कुलर, सर्कुलर पाथ जो है वो कैसा है, वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना। फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा है इसमें, mg, और कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का, तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, यही दो फोर्स है ना। और अगर रोटेटिंग फ्रेम में जाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। चलो बच्चों हमें क्या करना है, ये पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी v है, एकदम समझना अच्छे से, ऐसे मोशंस कर रहा है, v कैसा है, सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन, समझना है ना, सर्कुलर पाथ के, इनफैक्ट ये स्ट्रिंग के भी परपेंडिकुलर होगा, v जो होगा स्ट्रिंग के तो परपेंडिकुलर, ये जो पाथ है उसके भी परपेंडिकुलर, क्लियर, ऐसे ऐसे जा रहा है। एक पॉइंट लेते हैं, दिस इज o एंड लेट्स, ये सस्पेंशन पॉइंट को लेते हैं o डैश, क्लियर, लेंथ ले लिया है, मुझे निकालना एंगुलर मोमेंटम अबाउट o, एंगुलर मोमेंटम अबाउट o, ओके सर, बहुत ही सिंपल सा है। मैंने ऐसे दिखाया ना, ऐसे रोटेट करा ना, ठीक है ना, तो r क्रॉस t, ठीक है ना। तो जैसे अभी देखो, अभी कैसा, ऐसा है ये वेलोसिटी, कैसा अगर बोर्ड को प्लेन में पार्ट तो ऐसा, ये r क्रॉस t, दोनों के बीच का एंगल कितना है, r और t के बीच में 90 डिग्री ना, सिंपली हो जाएगा r t sin t। और मान लो कि इस डायरेक्शन को, वर्टिकल डायरेक्शन को k कैप लिखा, तो कौन सा है, k कैप या माइनस k कैप, r के माइनस k है ना। ऐसे देखो, ऐसे रोटेट करा, ऐसा दिखा दिया, अगर इधर दिखाता तो उल्टा कर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस k कैप, जहां पे इस डायरेक्शन को क्या ले रहा हूं, क्लियर, ये ओके बाउट, तो ऐसा ही है ना। अब बात आती है बच्चों अबाउट o डैश, ये मेन समझने वाला चीज, यहां से दिमाग लगाना है, अबाउट o डैश। o डैश के बाद सबसे पहले तो लिखेंगे ये r वेक्टर, दिस इज इन बोथ प्लेन r, और यहां पे बच्चों ये v ऐसा है, देखो ये स्मॉल r के भी परपेंडिकुलर, ये l के भी परपेंडिकुलर, दिख रहा है, स्मॉल r और l दोनों बोर्ड के प्लेन में है,
तो ओ के अबाउट क्या करेंगे, आर क्रॉस पी कितना हो जाएगा, एल इंटू पी, पी का मतलब एम वी और ये भी माइनस ए। लेकिन बच्चों देखना आर क्रॉस पी इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन माइनस के जाता है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर हो जाएगा। आर क्रॉस पी इससे परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी मैंने थोड़ा इधर दिखा दिया, इधर दिखाता तो कैसा होता, इधर दिखाता तो ऐसा होता, आर क्रॉस अपॉन इनटू द प्लेन होता तो ज्यादा अच्छा दिखाने में लगता, ठीक है। तो उस केस में कैसा हो जाता, मैं डायरेक्शन उल्टा कर दूं क्या, तो समझने में ज्यादा बेहतर होगा, है ना। अगर डायरेक्शन इधर कर दिया तो v कैसा हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ओके। तो थोड़ा समझाने में ऐसे तो दोनों के होता है, दोनों पॉजिटिव, ये प्लस क्या हो जाएगा, ऐसा दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे समझाना थोड़ा सा आसान रहेगा, ये हटा देता हूँ। 3D है ना सर, कौन 3D कौन है, अच्छा ठीक है। तो अभी देखना r क्रॉस p तो कैसा हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, l अबाउट r क्रॉस p, r क्रॉस p इधर थंब दिख रहा है, r क्रॉस p थंब इधर है ना, क्लियर। अब बच्चों अभी यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, बताओ कि ये L अबाउट o डैश कांस्टेंट है या वेरिएबल है, अरे कांस्टेंट कहाँ दिख रहा है, इसका डायरेक्शन कैसा हो रहा है, जब अभी सपोज यहाँ है r क्रॉस p इधर दिख रहा है, जब ये घूम के इधर आ जाएगा तो ये इधर हो जाएगा, तो जैसे जैसे ये घूम रहा है वैसे वैसे ये भी तो अलग अलग डायरेक्शन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। सो L अबाउट o डैश जो है बच्चों क्या है, वेरिएबल है कि नहीं, वेरिएबल किसमें, इन डायरेक्शन, बताओ ये क्लियर क्या, थीटा वेरिएबल इधर है ना डायरेक्शन, r क्रॉस p जब इधर आ जाएगा तो बताओ किधर होगा, यहाँ इनटू द प्लेन इधर r क्रॉस p हो जाएगा कि नहीं, इधर उसी तरीके से इधर की तरफ इधर हो जाएगा कि नहीं। तो ये जो L अबाउट o डैश है दैट इज आल्सो मूविंग इन सर्कुलर पाथ, कैसे मतलब एक सर्कल मूव कर, सर्कुलर पाथ में कहीं सर्कल में मूव कर रहा है ना। L अबाउट o डैश वेरिएबल, ये आईआईटी एडवांस का सवाल है, पूछा है कि एक कोनिकल पेंडुलम है ना, एक स्टेटमेंट दिया कि L अबाउट o कांस्टेंट है या वेरिएबल है, L अबाउट o कांस्टेंट है, r तो उसकी डायरेक्शन के ऊपर, उधर कांस्टेंट है लेकिन उधर वेरिएबल अबाउट o डैश, वेरिएबल समझ में आया क्या। यस लेकिन अब अगर मैं बात करूं बच्चों कि L अबाउट दिस एक्सिस, एक्सिस ऑफ द कोन, एक्सिस ऑफ द कोन, तो एक्सिस ऑफ द कोन इसके अबाउट अगर लेना है तो कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, जिसे मैंने ये चूज कर दिया, तो इसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आए किधर आए, इधर ही आए, वही एंगुलर मोमेंटम है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस आल्सो, है ना। तो लिखो तीसरा सवाल, L अबाउट o डैश एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी सेम एज L अबाउट o, क्योंकि जो कंपोनेंट है उधर ही है, लेकिन अबाउट o डैश लेके कौन है सर, मुझे तो o डैश के अबाउट लेना है, तो ठीक है o डैश के अबाउट ले लो, o डैश के अबाउट लिया उसके बाद क्या करना होता है बच्चों, ये थीटा है तो ये 90, ये थीटा हो जाएगा, है ना। तो क्या लेंगे L नॉट sin L अबाउट o डैश इनटू sin थीटा, sin थीटा कौन सा sin थीटा L अबाउट o डैश का मैग्नीट्यूड कितना है, L p sin थीटा, ये L sin थीटा क्या है, L sin थीटा बच्चों r है कि नहीं, r इंटू पी, आ गया, यही आ गया कि नहीं। तो देखो अगर हम ये पॉइंट चूज करके एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम तो भी कितना है फाइनली, इसके अबाउट चूज किया तो भी
मतलब हम एक्सिस पे जो हमने पहले प्रूफ किया था, कोई भी पॉइंट चूज करो, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम निकालो और उसका क्या कर लो, कंपोनेंट ले लो, है ना। तो हम ये चूज करना प्रीफर करेंगे अबाउट एक्सिस के लिए, ये नीचे वाला प्रीफर करेंगे बिकॉज़ वही डायरेक्शन है। तो जब हमें करना है स्मार्टली ये करेंगे। अगर ये भी कर लिया और कांसेप्ट क्लियर है तो हम निकाल तो लेंगे। क्लियर? अब स्टेटमेंट सुनना बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना। अभी तक हमने क्या किया, L about O कांस्टेंट या वेरिएबल, L about O dash वेरिएबल, L about O dash कांस्टेंट। अब बच्चों जैसे हम लोग पढ़ते थे रिलेट करना लीनियर मोमेंटम, अगर पार्टिकल पे नेट फोर्स लगता है तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, चेंज होता है। और नेट फोर्स अगर जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कैन बी रिलेट हियर, जैसे वहां पे पढ़ा था dp by dt rate of change of momentum that is equal to force, है ना। जो रोल वहां p का था बच्चों, क्या बताओगे यहाँ पे वही रोल, तो dl by dt को क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। लेकिन सिंपली कह दिया जाए कि एंगुलर मोमेंटम किसी एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, तो कहोगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट व्हिच एक्सिस, अबाउट व्हिच पॉइंट, कुछ तो बताओगे ना। सिर्फ एंगुलर मोमेंटम का कोई मतलब है क्या। चलो अगर मान लो बात करें किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम किसी बॉडी का कुछ है और वो चेंज हो रहा है, तो कहेंगे कि उस एक्सिस के अबाउट एक नेट टॉर्क लग रहा होगा। अगर dl by dt कुछ है तो टॉर्क होगा। अगर dl by dt जीरो है मतलब L कांस्टेंट है तो उसके बाद टॉर्क भी जीरो। अगर L कांस्टेंट है तो टॉर्क, इज इट क्लियर, जैसा यहाँ पे था। बहुत अच्छा से रिलेट करूंगा अभी। अब बताओ, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, मतलब इसके अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो। नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो। क्लियर? अब इसको देखते हैं कि फोर्सेज कौन कौन सा लग रहा है। फोर्सेज लग रहा है T और कौन सा लग रहा है mg। अब बताना T का दो कंपोनेंट, समझना देखो हमें टॉर्क कैसे जीरो करते हैं। T का दो कंपोनेंट, T का एक कंपोनेंट वर्टिकल जो होगा वो mg को बैलेंस कर रहा है और T का दूसरा कंपोनेंट यहां से पास कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सिस प्रोवाइड कर रहा है और यहां से पास कर रहा है। तो बताओ T के इस कंपोनेंट का टॉर्क इसके अबाउट जीरो। T का ये कंपोनेंट उसी पॉइंट से पास कर रहा है ना। T का जो वर्टिकल कंपोनेंट और mg ये दोनों तो बैलेंस कर रहा है, तो जितना टॉर्क T sin थीटा का उतना ही टॉर्क mg का इसके बाद नेट टॉर्क जीरो आ गया। सर तो हम टॉर्क से भी देखिए। अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया बच्चों कि इसके अबाउट चेंज हो रहा है, इसके अबाउट किसका टॉर्क, क्या कोई है फोर्स जो टॉर्क है इसके अबाउट, कहेंगे इसके अबाउट दो फोर्स अभी लग रहा है। एक T तो बच्चों उसी पॉइंट से पास कर रहा है, T का टॉर्क जीरो और mg का तो टॉर्क हो जाएगा ना, इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क है। mg का टॉर्क उसको बैलेंस करें, T का टॉर्क जीरो, T तो इंडिपेंडेंटली जीरो, mg का टॉर्क है। दैट्स व्हाई इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है, आई बात समझ में। O dash के अबाउट नेट टॉर्क है बॉडी पे, दैट्स व्हाई एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है। लेकिन देखते हैं बच्चों जो नेट टॉर्क है उसका डायरेक्शन किधर है, नेट टॉर्क का तो लिखो, is there any angular momentum about is there any torque about point O, is there any torque about point O, लिखो बहुत ज्यादा बोल दिया ने, लिखो बंद कर दो, पॉज कर दो, बोल दो पूरा। और इसका डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। इस पॉइंट को बच्चों O बोला था, इस पॉइंट को O डैश बोला और ये रोटेट कर रहा है ऐसे, ओमेगा ऐसा डायरेक्शन निकल रहा है, इसका वेलोसिटी v इधर है, r इज दिस। मैं डिस्कस किया सबसे पहले निकालना है L अबाउट O, इस डायरेक्शंस को एक्सिस के डायरेक्शंस को कैट ले रहा हूं, ठीक है।
एल अबाउट ओ अगर लोगे तो आर क्रॉस पी ऊपर हो जाएगा आर पी और डायरेक्शन हो जाएगा आर और पी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। आर बोर्ड के प्लेन में, पी बोर्ड के परपेंडिकुलर। अभी एल अबाउट ओ डैश में बात किया था, इसके बाद टॉर्क तो ये हो जाएगा एल और टी। एल भी बच्चों बोर्ड के प्लेन में और टी बोर्ड के परपेंडिकुलर। अगेन एंगल कितना है 90 डिग्री। बट आर क्रॉस पी डायरेक्शन किधर हो जाएगा उधर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एल अबाउट, ठीक है ना। आर की तरफ हो जाएगा एल इंटू पी और ये एन कैप ले लेता हूँ दिस डायरेक्शन में एन कैप। बट ये एन कैप क्या होगा will change with टाइम। ठीक है, that means L about O dash will change with time। इतना नोटबुक में लिख लिया। क्या मैग्नीट्यूड में चेंज होगा या डायरेक्शंस में? Because L constant P constant डायरेक्शन में सिर्फ चेंज होगा। सर वो ये सारे पॉइंट्स एल और वी एक प्लेन में है तो वो एल ओ नॉट एल और वी प्लेन में कहाँ है? मतलब परपेंडिकुलर है वो। हाँ पर फिर ये जो एल ओ नॉट है वो ऐसा है। एल ओ नॉट का जो आपने अरे देखना ऐसा ना हो आर नहीं सर उसके लिए नहीं सेकंड वाले ओ डैश के हाँ ओ डैश के अबाउट आर उधर और ऐसा है आर क्रॉस पी इधर इसके और इसके परपेंडिकुलर। वो तीनों परपेंडिकुलर है ना। यस हाँ हमेशा तीनों परपेंडिकुलर ही होता ना। तभी तो मान लो एक वेक्टर ए क्रॉस बी कर देते हैं, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, परपेंडिकुलर होगा प्लेन के भी परपेंडिकुलर। मान लो कोई एक वेक्टर है आर, जनरल को लेता हूं, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा आर। चलो बच्चों अगर हम लोग बात करते थे एल अबाउट ओ डैश एक्सिस, ओ डैश एक्सिस तो वो किसके बराबर हो गया था? एल अबाउट ओ के बराबर हो गया। क्लियर? अब हम लोग बात किए थे टॉर्क अबाउट ओ तो क्या आ गया 0 आ गया। इसको कैसे बताए? पहले हम लोग टॉर्क ही देखते हैं तो mg का टॉर्क और t का टॉर्क तो दोनों का टॉर्क है इसके बाद। बट हमने क्या किया इस t को दो कंपोनेंट लिया, t sin थीटा t sin थीटा यही पास का इसलिए 0, t cos थीटा जो mg को बैलेंस करा तो जितना cos टॉर्क t cos थीटा का उतना ही mg का एक ही पॉइंट पे लग रहा है तो टॉर्क इसके अबाउट 0। लेकिन टॉर्क अबाउट o डैश अगर डिस्कस करें, टॉर्क अबाउट o डैश के अबाउट टॉर्क में T का टॉर्क 0 है बिकॉज टेंशन तो उसी पॉइंट से पास कर रहा है बट mg का टॉर्क है तो क्या हो जाएगा नॉन जीरो। यहां तक समझ में आया? अब ये जो नॉन जीरो है दैट्स व्हाई L about O dash changing with time। बोलो क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। टॉर्क है दैट्स व्हाई L क्या होगा चेंज हो रहा है ना। हमने दोनों पहले देखा L चेंज हो रहा है, हमने देखा टॉर्क भी है तो हाँ एकदम सही है। अगर ऐसा होता कि L कांस्टेंट दिखता और टॉर्क दिखता तो फिर कहते कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। लेकिन एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, टॉर्क का डायरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन दोनों में देखो एंगल कितना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सवाल है जो कांसेप्ट है सीखने वाला, जस्ट मैं अब तुम लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ व्हाट इज एंगल बिटवीन टॉर्क अबाउट O dash एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट O dash अपार्ट। तो देखो अभी L अबाउट O dash जो है वो तो बोर्ड के प्लेन में है कि नहीं? L अबाउट O dash R बोर्ड के प्लेन में,
P बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर R cos P, देखो बोर्ड के प्लेन में आ रहा है ना भाई, mg का टॉर्क देखते हैं बच्चों, R क्रॉस P बाहर आएगा बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, बोर्ड के प्लेन के, that means these two are at 90 degree. टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। तो क्या आ जाएगा, थीटा जो है वो 90 डिग्री, इज इट क्लियर, थीटा जो है वो 90 डिग्री। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों अगर एक लीनियर मोमेंटम इधर है और फोर्स इधर है, सर्कल में घूम रहा है, सर्कल का एग्जांपल लेते हैं, मतलब कहने का मतलब फोर्स और वेलोसिटी 90 डिग्री पे है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है या डायरेक्शन चेंज होता है या दोनों चेंज होता है, वनली मैग्नीट्यूड या वनली डायरेक्शन या बोथ, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वनली। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज फोर्स का वर्क डन 0 है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वर्क डन, तो मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। तो अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है देन ओनली डायरेक्शन ऑफ लिनियर मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज, मैग्नीट्यूड विल रिमेन। अब बच्चों वही चीज यहां भी आ रहा है, देखो यहाँ पे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझना है, रिलेट कर रहा हूं जो पहले पढ़ा है, अगर L and torque are perpendicular, then only direction will change, magnitude will remain same. आई बात समझ में, रिलेट किया है, फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर तुमने समझाया था, ठीक है ना, क्लियर। और देखना इस कंसेप्ट को ना आईटी कितना अच्छे से पूछा है। तो अभी तक क्लियर हुआ बच्चों कि क्या कह रहे थे, टॉर्क अबाउट ओ डैश जो है वो चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है तो हमने ये भी प्रूव कर दिया, यस इसका एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, मतलब हमारा थ्योरी इंसिंक चल रहा है। अगर ओ डैश की बात करें तो अगर ओ डैश के बाद एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, ओ डैश के बाद टॉर्क भी अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज़ ये मान लो ओ डैश के बाद टॉर्क लिया तो टॉर्क देखो इधर है, इसका कंपोनेंट 0, ओ डैश के बाद टॉर्क 0, दैट्स व्हाई ओ डैश के बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। इज इट क्लियर। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या सीखा वो बता, अभी हमने सीखा इफ L and tau are perpendicular then direction will change, direction of L will change, ठीक है। देखना जेई का सवाल, आईआईटी जेई का सवाल, जेई एडवांस का सवाल है, कहा है कि एक बॉडी है जिसमें जो टॉर्क है ना सम A क्रॉस L, एक सम कांस्टेंट है, एक बॉडी पे टॉर्क लग रहा है, टॉर्क इज गिवन बाय A क्रॉस L वेयर A इज सम कांस्टेंट, ठीक है ना। ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, पूछा है पहला सवाल L जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, एंड ये भी दे दिया A and R नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल मतलब A क्रॉस L जो है वो 0 नहीं, A and L are not parallel और एंटी पैरेलल, मतलब A क्रॉस L 0 नहीं है, ये भी कह दिया A is नॉन जीरो वेक्टर, ये पूरा आईआईटी लिखता है। L कांस्टेंट होगा, दूसरा जो होगा L will be constant,
ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन, और भी कुछ लिखा हुआ था इसमें, समझे बताना क्या कहते हैं। एल कांस्टेंट नहीं होगा, एल का डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ एल विल चेंज, है ना। तो क्या हो जाएगा, एल का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा बच्चों। क्यों कांस्टेंट रहेगा एल का मैग्नीट्यूड, हालांकि ये तो स्ट्रक्चर वही रहेगा ना, एल का मैग्नीट्यूड विल ठीक है। तो एल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, ये तो ट्रू है ही, बट एल विल चेंज, लेकिन एल विल चेंज इन डायरेक्शन, है ना। एल का मैग्नीट्यूड विल चेंज, गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा बच्चों, क्योंकि जो टॉर्क है, और टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एल, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एल एज वेल एज इज परपेंडिकुलर टू, नहीं, टॉर्क जो है एल के परपेंडिकुलर है, टॉर्क जो एल के परपेंडिकुलर, इसलिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन बिकॉज़ टॉर्क नॉन जीरो। समझ में, ये कंसेप्ट आईटी का पूछा हुआ, क्लियर, ये लिख लो इसका मतलब। चलो तो आगे बढ़ते हैं। If torque is equal to A cross L, A is non-zero vector and not parallel to L. A is some constant vector, non-zero constant vector. A is some non-zero constant vector, not parallel to L. कुछ ऑप्शन ऐसे था बच्चों, एल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा पहला, दूसरा एल का मैग्नीट्यूड विल चेंज, तीसरा रहेगा एल विल चेंज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, चौथा ऑप्शन था एल विल चेंज ओनली इन डायरेक्शन। ऐसे चार ऑप्शन थे। आंसर क्या है, ए का डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। हां, ए का डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो हम ऐसा दो दिया रहेगा, तो फिर अगर एक का कांस्टेंट बोला तो हम दूसरे पे डायरेक्शन नॉन कांस्टेंट आएगा, बोल सकते हैं टॉर्क के लिए। नहीं, टॉर्क जैसे ए के तो परपेंडिकुलर है, बट हमें तो चाहिए था एल, एल और टॉर्क में क्या रिलेशन है, तो इससे क्या कहेंगे, टॉर्क और एल 90 डिग्री पे है, दैट मींस मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज। और ये कहां से रिलेट किया, यहां से रिलेट किया, अगर वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है ना। तो ये जो फोर्स है इससे डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तब कॉस फोर्स इक्वल टू 0। आगे बढ़ता हूं। कोई एक्सटेंडेड बॉडी, कोई किसी का बाद रोटेशंस करना है, ठीक है ना। अब आते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी अबाउट एन एक्सिस। देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी अबाउट एन एक्सिस। So you can say very easily that what will be the angular momentum, बताओ बच्चों, P का एनालॉग L, तो मास का एनालॉग I और V का एनालॉग ओमेगा, L is equal to I। अभी हम लोग पार्टिकल का डिस्कस करते हैं, अभी हम लोग एक्सटेंडेड बॉडी का डिस्कस करते हैं। इसका प्रूफ करना बड़ा आसान है। सपोज एक्सिस के बाद रोटेट किया है, तो कोई भी एक पार्टिकल m1 ले लिया, है ना, और m1 का अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो बताओ क्या लिखेंगे,
m1 और इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं r क्रॉस p, तो r हो जाएगा बच्चों ये r1 और p हो जाएगा ओमेगा, ये v1 कितना हो जाएगा ओमेगा r1, ओमेगा r1 है ना। ये क्या आ जाएगा m1 ओमेगा r1 प्लस पर, और ऐसे ऐसे सारे पार्टिकल का जोड़ेंगे तो ये समेशन हो जाएगा, तो ri लिख देता हूं, चलेगा। तो देखो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम नेट सबका, तो बहुत इजीली मैंने प्रूव किया, बहुत शॉर्ट में प्रूव कर दिया। mi ri का स्क्वायर इनटू ओमेगा, इसका समेशन, ओमेगा तो बाहर हो जाएगा और इसी को क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, क्या आ जाएगा एक्सटेंडेड बॉडी का i इनटू ओमेगा। तो क्लियर मैंने बता दिया, समझ में आया क्या? एक्सटेंडेड बॉडी का अबाउट i इनटू ओमेगा। अब एंगुलर मोमेंटम हम लोग आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन वो बढ़ाएंगे जब कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन होगा, तब एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखना है वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। हम लोग प्योर रोटेशन की बात करते हैं। जैसा हम बच्चों नेट फोर्स इज इक्वल टू dp by dt लिखा हुआ, ऐसा यहाँ पे लिखे नेट टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt, और यहाँ पे एक चीज भी लिख रहे हैं L and torque must be about same axis, है ना। ऐसा नहीं कि टॉर्क किसी और एक्सिस के अबाउट लेना है, एंगुलर मोमेंटम किसी और एक्सिस के अबाउट लेना है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा में भी टॉर्क और आई क्या लेते थे सेम एक्सिस के, जिसके अबाउट टॉर्क ले रहे हैं उसी के अबाउट आई। मान लो कि रॉड है, रोटेट कर रहा है हिंज पॉइंट के अबाउट, है ना, तो टॉर्क तो इसके अबाउट लिख लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल स्क्वायर बाय 12 लिख दो, क्या हो जाएगा -1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है आशीष। अब देखो वहां पे लीनियर मोमेंटम पढ़ाने के बाद एक कांसेप्ट पढ़ा था बच्चों, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ाया था। क्या था? अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगा तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है ना। नेट फोर्स 0 मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, इंटरनल फोर्सेस लीनियर मोमेंटम चेंज। तो सिमिलरली अगर जब हम यहाँ पे एक सिस्टम लेंगे तो सिस्टम पे इंटरनल फोर्सेस का भी टॉर्क होगा और एक्सटर्नल फोर्सेस का भी टॉर्क होगा, लेकिन इंटरनल फोर्सेस का नेट टॉर्क जो समेशन करके क्या हो जाएगा 0। तो अगर किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो उसके लिए रिस्पांसिबल कौन होगा एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो इफ यहाँ पे लिख लेता हूँ टाउ एक्सटर्नल जो है दैट विल बी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इंटरनल फोर्सेस वो खुद नहीं हो। हाँ इंटरनल फोर्सेस का नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, वो एंगुलर मोमेंटम चेंज सिस्टम का नहीं करेगा। ठीक है। तो एक केस लेते हैं बच्चों, इफ tau external is 0, that means dl by dt is 0। इसका मतलब क्या कहेंगे? L constant। तो लिखो इसको स्टेटमेंट में लिख लेना, if torque of external forces about an axis is 0, torque of an external force about an axis, torque of external force about an axis is 0, then angular momentum about the axis, this axis का about torque 0 है, angular momentum about the axis of the system will remain conserved। Angular momentum about the axis of the system will remain conserved। जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये भी, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लिख लो
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो रोटेशंस में टफ सवाल बनेंगे बच्चों, तो इस कंसेप्ट का यूज होगा। तो सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिस्टम था, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व था। उससे भी ज्यादा एप्लीकेशंस, ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा व्हेन वी विल अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में लगाने से पहले बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों पे ध्यान देना। कितने बच्चे ज्वाइन है अभी तक? एक बच्चा गया। बच्चों ये क्लास जो है ना वो 7 बजे तक है, ठीक है? कितने बजे तक है? 45 तक है। बट फीस लेके आ गया, अच्छा इसलिए बच्चे निकल रहे हैं। भूख लग रही है? अब बोल मैं रहा हूँ, भूख तुझे लग रही है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना बच्चों कि हम किस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमें एक्सिस चूज करना होगा, ठीक है ना? किसके अबाउट कंजर्व रहेगा, ये सबसे। लीनियर मोमेंटम में तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता था, वहां भी एक चीज होती थी, लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व है कि वाई डायरेक्शन में कंजर्व है कि लॉन्ग इंक्लाइन कंजर्व है, वहां भी सोचना होता था किस डायरेक्शन में कंजर्व है। यहाँ पे हमें देखना होगा किस एक्सिस के अबाउट कंजर्व है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे इस पे, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क क्या है, 0 है, उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। इज इट क्लियर? मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा था? If torque of external forces about an axis 0, then angular momentum about that axis system remains constant, है ना? हमने ये नहीं लिखा है external force 0, हमने ये नहीं लिखा है कि टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट 0, किसी एक्सिस के अबाउट हो सकता है, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। इसमें इधर कंजर्व रहेगा यहाँ पे। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम क्लियर है ना? इसके बच्चों बहुत सिंपल, बहुत अच्छे एग्जांपल्स है ना, तुम लोग अभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। व्हील चेयर, सॉरी व्हील वाला चेयर है ना, है ना? हाँ, कौन एक्सपेरिमेंट करेगा? लेकिन चोट लगेगी तो हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है। डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पहले साइन करवाता है, तो हम नहीं रेस्पॉन्सिबल है। आदमी क्या करेगा, जबरदस्ती तो करना ही पड़ेगा, ऑपरेशन कराना ही बढ़ जाए, ठीक है? चलो मैं हूँ बचाने के लिए, ऑनलाइन वालों को भी थोड़ा सा ऑनलाइन वाले थोड़ा पैर थोड़ा सा खुला ही रखना है ना, बस वो चेयर ठीक है, थोड़ा पैर हाँ ऐसे करके, हाँ, और पैर बीच में मोड़ डाल, पीछे करो थोड़ा सा, अभी करना मतलब थोड़ा सा पैर ये करके करना, और फिर बाद में पैर ये कर लेना, ठीक है? अरे अभी नहीं, पहले रोटेट करने जाओ। हाँ ये तो अपने पैर से घूम तो बचपन में तो करता है ऐसा। हाँ हाँ उसके बाद फिर काम में कर, थोड़ा स्पीड बढ़ा के, हाँ पहले पैर फैला ले, उसके बाद हाँ उसके बाद पीछे जाओ। तुम करोगे तो वो बहुत तेजी से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि पैर फैला हुआ, अभी कुछ एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हो, ठीक है? अब क्या हुआ, ये घूम रहा था एक्सिस के बाद रोटेट करा, कोई टॉर्क एक्सटर्नल नहीं है, एंड देन जैसे ही पैर अंदर ले लिया तो आई घट जाता है। आई तो ओमेगा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। पैर अंदर लिया तो आई क्या हो गया, ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तुम करना, नहीं तो मैं करके दिखाऊं फिर सर कैमरा गिर सकता है, पैर लग जाएगा। या ऑनलाइन वालों को कई समझ ऑनलाइन वाले होंगे तुम ना, मैं तो करता था यार, नहीं हुआ, नहीं इसमें स्टाइल नहीं है, लेकिन होता है, नहीं हुआ मतलब होता है, लेकिन तुम लोग घर पे करके गिरना मत, और गिरना तो मेरा नाम मत लेना। तो होता क्या बच्चों, अगर मान लो जिस एक्सिस के बाद रोटेट कर रहे हो
और ये एक्चुअली इनफैक्ट हम यहाँ पे करवाने की जरूरत है। तो देखोगे जिम्नास्ट जो अगर कहीं होता है टीवी पे आए दिन देखते रहते देखोगे, तो जहाँ भी कुछ होता है तो हम देखना कि वो क्या करते हैं, पहले ऐसे सीपी घूमते हैं बहुत तेज घूमते हैं, ठीक है, और फिर जंप करते हैं और उसका हाथ को पूरा क्या करते हैं, तो देखो उसका स्पीड बहुत बढ़ जाता है। देखिए फंडा ही है, हाथ फैला करके पहले कर रहे हैं, इसका कुछ एक्सटर्नल फोर्स पैटर्न लगा के घूम रहे हैं और फिर जंप किया तो एयर में चले गए और हाथ ऐसे खुला होता तो कुछ एंगुलर मोमेंटम था, एंड देन हाथ को क्या कर लिया, आई कम हो गया ओमेगा, आई कम हो गया ओमेगा, बहुत तेजी से वो घूमते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इस पे क्या करते हैं, कुछ सवाल लेते हैं, ठीक है, लिखो। A disk is application of angular momentum conservation, है ना, application of angular momentum conservation। application of angular momentum conservation। ये चेक पुराना हो गया होगा ना, तो इसमें अंदर इतना फ्रिक्शन होगा कि पैनिक होगा, तो क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए एक्सेस में, तो फ्रीली रोटेट करेगा। या कभी कभी तुम लोग ये होता है ना, पार्क पे घूमने वाला होता है, कौन सा क्या बोलते हैं उसको, मेरी गो राउंड, उसमें एक पैर ऐसे रखता और एक पैर से ऐसे घूमते रहता है ना, फिर ऊपर करके थोड़ा सा तुम अंदर जाने की कोशिश करो, देखो बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो बहुत तेजी से बढ़ेगा ना थोड़ा सा, क्योंकि अंदर जाओगे तो आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मेरा बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो जो एक डिस्क है जो रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, है ना। यहाँ पे स्मूथ है, मतलब कुछ फ्रिक्शन नहीं है, ये सब कोई फ्रिक्शन टॉर्क नहीं, इजीली मूव कर रहा है। now an identical disc is gently placed over it, an identical disc is gently placed coaxially, मतलब दोनों का एक्सिस क्या है, सेम। एक डिस्क बच्चों रोटेट कर रहा था ओमेगा से, है ना, ओमेगा नॉट से, और एक डिस्क को क्या कर दिया, उसके ऊपर रख दिया। अब बताओ दोनों में फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। अब ये जो होगा वो ये कहेगा या रुक जा, और ये कहेगा नहीं तू भी रोटेट कर, है ना, तो क्या होगा, ये फ्रिक्शन का टॉर्क इस पे रोटेट कराएगा, और इसका ये जो फ्रिक्शन इस पे लगाएगा, इस पे टॉर्क को अपोजिट डायरेक्शन लगेगा एंगुलर वेलोसिटी पे, ये रुकेगा, ये रिटार्ड करेगा और ये एक्सीलरेट करेगा, है ना। फाइनली जब तक दोनों का ओमेगा सेम नहीं हो जाएगा तब तक फ्रिक्शन लगते जाएगा, और फाइनली फ्रिक्शन सीज हो जाएगा जब ओमेगा सेम हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम friction will cease, relative slipping will cease, and they move with the common angular velocity. Is it clear? लिखो क्या लिखा है, gently placed coaxially on the first disc. There will be relative slipping for some time due to friction. There will be relative slipping for some time, and finally they start moving. They start moving with some common angular velocity. जब angular velocity एक्वायर कर, कॉमन angular velocity एक्वायर कर लिया, उसके बाद फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं, उसके बाद नहीं लगेगा फ्रिक्शन, बिकॉज रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं ना, सो आफ्टर दैट फ्रिक्शन विल सीज। बच्चों इसमें निकालना है फाइंड दैट कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो कहोगे फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब बताओ जो फ्रिक्शन लगा वो फ्रिक्शन कैसा है, दोनों बॉडी को सिस्टम ले लिया, तो वो सिस्टम कौन सा, फ्रिक्शन कैसा है, इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा। क्या काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा,
इस काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, इनफैक्ट फ्रिक्शन में यार एनर्जी का लॉस होगा ही होगा, ऐसे कॉमन सेंस से भी, थ्योरी तो छोड़ो, कॉमन सेंस से भी क्या होगा, लॉस तो होगा एनर्जी का। सो क्या कंसेप्ट है बच्चों, फ्रिक्शन जो है, इंटरनल फोर्सेज जो है एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखेगा बट काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट नहीं रखेगा। तो क्या होगा, एंगुलर फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है ना, ऑफ द सिस्टम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज I into ओमेगा नॉट, और बाद में बच्चों नेट I क्या हो जाएगा, I plus I, क्योंकि आइडेंटिकल डिस्क रखा है तो 2I हो जाएगा, और दोनों कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो 2I into ओमेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय 2। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो, तो यहाँ पे आ गया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हमने ये बात कर लिया। देखो इसी में, अगर इसी में आगे और पूछेगा, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये सब लिखेंगे। एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ है नहीं, है ना, डेल्टा यू भी कुछ नहीं हो रहा है, कोई स्प्रिंग तो है नहीं, mg हाइट भी चेंज हो रहा है तो डेल्टा यू भी जीरो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों हाफ I, तो I तो 2I हो जाएगा ना, एक का I है तो दूसरे का दोनों का मिला दिया इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ओमेगा नॉट बाय 2, ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल हाफ I ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये देखोगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हाफ I ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा माइनस साइन के साथ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, माइनस हाफ I ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2, चेक कर लो आ जाएगा। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, फ्रिक्शन सर्टेनली लॉस कराया है, फ्रिक्शन क्या किया है, नेगेटिव कर दिया। आ गया आंसर, नहीं दिख रहा है, work done by friction is equal to change in kinetic energy final half into 2I into angular velocity बच्चों ओमेगा नॉट by 2 का स्क्वायर माइनस हाफ I इनिशियल kinetic energy, तो जाएगा बच्चों हाफ, ये 2 यहाँ पे 4 है तो चला जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर by 2 माइनस हाफ I ओमेगा नॉट that is equal to minus half I omega naught. Is it clear? Sorry. 4 आएगा, yes sir, by 4 आएगा। मैंने क्या लिख दिया था, माइनस हाफ लिख दिया था, हाफ लिख दिया, 4 हाफ माइनस हाफ I ओमेगा नॉट स्क्वायर, 1/4 काइनेटिक एनर्जी देखिए लॉस। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस हाफ I ओमेगा नॉट स्क्वायर ऑन द सिस्टम, नेगेटिव है इसका मतलब सर्टेनली क्या हुआ होगा, एनर्जी का लॉस हुआ है, काइनेटिक एनर्जी घटा है, देख भी रहे हो है ना। लेकिन इसमें सवाल मान लो आईआईटी थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछेगा, कहेगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सेकंड डिस्क, ये पूछ दिया ना, मल्टीपल आंसर करेक्ट करता है आजकल, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, तो कहेगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द सेकंड डिस्क, तो सेकंड डिस्क पहले क्या था, रेस्ट में था, उसको रोटेट कौन कराया, उसको काइनेटिक एनर्जी कौन प्रोवाइड किया है, फ्रिक्शन ही किया, तो सेकंड डिस्क पे फ्रिक्शन ने एग्जैक्टली पॉजिटिव वर्क किया है, सेकंड डिस्क को काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन ने दिया है, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड डिस्क, हो जाएगा हाफ I ओमेगा नॉट बाय 2 का स्क्वायर, ये फाइनली रहेगा ना, इनिशियली 0 इनिशियल तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनली यही चेंज काइनेटिक एनर्जी है ना,
तो सेकंड डिस्क पे इतना वर्क किया है बच्चों, पॉजिटिव वर्क किया है, और फर्स्ट डिस्क पे नेगेटिव फर्स्ट डिस्क का डेल्टा क्या निकालोगे, लॉस हुआ है ना। सेकंड डिस्क पे पॉजिटिव वर्क, फर्स्ट डिस्क पे फ्रिक्शन है नेगेटिव वर्क, और टोटल वर्क जो अंदर सिस्टम करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, और दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो अगर सवाल रहेगा बच्चों वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम, तो क्या करेंगे, सिस्टम का चेंज काइनेटिक एनर्जी है ना, फ्रिक्शन के कारण। पूछेगा फर्स्ट डिस्क का, तो फर्स्ट डिस्क का चेंज काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन के कारण है ना, फ्रिक्शन नहीं कर रहा है वर्क अभी, फर्स्ट सेकंड डिस्क पे पॉजिटिव वर्क किया। क्लियर? लिख लेना स्टेटमेंट में। चलो और कुछ आज छोड़ दें, यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा दे 15 मिनट। बीएससी सर लेट आएगा, थोड़ा सा लेट आएगा, ठीक है। तो अभी छोड़ देते हैं, 15 मिनट हो गए। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है ना, अच्छी वर्मा से थ्योरी एक लाइन सॉरी एक पेज का होगा, एक बार पढ़ लेना। और 50 क्वेश्चन नंबर 50 ऑनवर्ड्स एंगुलर मोमेंटम पे कुछ क्वेश्चन है, 50 से लेकर 56 तक या 57 तक करके आना, 50 to 57 तक अच्छी वर्मा करके आना, दिस इज योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट क्लास यहीं से चलेगा। बाय बच्चों, आज के लिए क्लास इतना ही।